हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए, हम लोग यहाँ पे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास तक बीओडी के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। जिसमें बीओडी के कॉन्सेप्ट के साथ में हमने उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी जाना था, जैसे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, इनको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम लोगों ने जाना है। राइट अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ सीवर्स के बारे में। आप देख सकते हैं, अब नॉर्मली अगर सीवर्स के डिजाइन के बारे में डिस्कशन किया जाए तो जनरली सीवर्स के डिजाइन का मतलब है जो हम लोग सीवर्स प्रोवाइड करेंगे उनका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, अगर सर्कुलर है तो उसका डायमीटर कितना होगा, उसका साइज कितना होगा, ये सब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट तो डिजाइन ऑफ सीवर्स में अगर हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ सीवर्स। टाइप्स ऑफ सीवर्स, सीवर्स को हम लोग नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है, दीज आर नोन एज हाउस सीवर्स। हाउस सीवर्स के बाद में आता है मेरे पास में लेटरल्स। लेटरल सीवर्स, लेटरल के बाद में आगे है ब्रांच। ब्रांच सीवर्स, ब्रांच सीवर्स के बाद में अगर फोर्थ पॉइंट पे बात की जाए तो फोर्थ बनेगा अपने पास में मेन सीवर्स, और मेन सीवर्स के बाद में लास्ट जो बनता है, लास्ट हम लोग बोलते हैं आउटफॉल। आउटफॉल देखो, इसमें डेफिनेशन नहीं है। जनरली एग्जाम के अंदर क्या होता है कि सीवर के डिजाइन में ना वो इनमें से कुछ ले देता है। डिजाइन लेटरल, तो लेटरल का मतलब है लेटरल सीवर आपको डिजाइन करना है। सभी का डिजाइन आपके पास में सेम रहेगा, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया लेना है कि किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं तो जनरली देखिए, नाम से ही पता चल रहा होगा हाउस। हर एक इंडिविजुअल हाउस का जो सीवर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं हाउस सीवर्स। जब ये हाउस सीवर्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, जब नंबर ऑफ हाउसेस का जो सीवर जब कनेक्ट होगा, जब वेस्ट वाटर को कनेक्ट करने के लिए जो सीवर यूज करेंगे वो आएगा लेटरल्स। लेटरल कनेक्ट करके बनाएंगे ब्रांचेस। ब्रांचेस के बाद में फिर आता है मेन सीवर्स। जब नंबर ऑफ ब्रांचेस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं तो वो बनता है मेन सीवर्स। और उसके बाद में लास्ट में जब हमें हमारे वेस्ट वाटर को कैरी करने के लिए जो लास्ट टाइप का सीवर आएगा, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जाएगा और उसके बाद में डिस्पोज करेगा वाटर को, वेस्ट को, तो उसको हम लोग नाम देते हैं आउटफॉल। देखो, ऐसे आप याद रख सकते हो, हर एक बिल्डिंग, जैसे काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, हर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो सीवर है वो हाउस सीवर है। जब ये बिल्डिंग के नंबर ऑफ सीवर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होंगे तो कनेक्ट होने के बाद में क्या बना, लेटरल्स। अब अलग अलग बिल्डिंग के कनेक्ट होके लेटरल के थ्रू जा रहा है। नंबर ऑफ स्ट्रीट्स, जब हर एक स्ट्रीट का, हर एक गली का सीवेज जो है वो कनेक्ट करेगा, सीवर जब कनेक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा अपने पास में, ब्रांचेस। अब ब्रांचेस ने नॉर्मली क्या किया, स्ट्रीट्स के सीवर्स को कनेक्ट करके बनाया ब्रांचेस। अब ब्रांच सीवर में जनरली क्या होगा, कॉलोनीज, पर्टिकुलर एरियाज, छोटे छोटे एरियाज का सीवर यहाँ पे आएगा। फिर जब ब्रांच सीवर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो आएगा अपने पास में मेन सीवर। अब मेन सीवर कौन सा होगा, मेन सीवर जनरली एग्जिस्ट करेगा कि जिसके अंदर अपने पास में मेन्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स पूरी सिटी का सीवेज जब कलेक्ट होगा ब्रांचेस के थ्रू तो हमारे पास में वो मेन सीवर से आगे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, कैरी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिस पॉइंट पे पूरी सिटी का सीवेज जो है वो इकट्ठा हो गया है। अब ये आउटफॉल के फॉर्म में, आउटफॉल सीवर के फॉर्म में, सीवर के टाइप के बेसिस पे ये मूव करना स्टार्ट करेगा और जाके ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ मूव करेगा। और एट द एंड ट्रीटमेंट प्लांट से आउटफॉल जो है, जो मतलब आउटफॉल के थ्रू कनेक्ट होके जहां भी मुझे अपने वेस्ट वाटर को डिस्पोज करना होगा, रिवर के अंदर, लेक के अंदर, लैंड पे, हम लोग इस आउटफॉल की हेल्प से कर सकते हैं। राइट तो ये टोटल मेरे पास में इस तरीके से नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सीवर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ एक पॉइंट्स और हैं इसके अंदर। ऑल दीज सीवर्स आर डिजाइंड फॉर पीक आर्ली फ्लो। पीक आर्ली फ्लो, मैक्सिमम आर्ली फ्लो के बेसिस पे ये डिजाइन होंगे जितने भी सीवर्स हैं। देखो, अब इसका रीजन क्या है कि पीक आर्ली फ्लो पे, मैंने आपको बताया था जब हमने इसके फर्स्ट टॉपिक को कवर किया था रॉ वाटर इंजीनियरिंग में, तो मैंने बताया था जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स होती हैं उन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम आर्ली फ्लो के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि इनमें हर पर्टिकुलर आर में फ्लो की वेरिएशन होती है और मैक्सिमम फ्लो कब एग्जिस्ट करेगा, बीजीएस आवर्स में, दैट विल बी इन द मॉर्निंग टाइम। तो उसी को रिलेट करते हुए
ये बोलता है कि अब सीवर जो है कहीं ना कहीं ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का ही टाप है, नो डाउट। ये डिस्ट्रीब्यूशन से जो वेस्ट वाटर था उसको कलेक्ट करेगा, बट स्टिल इसमें भी तो ये भी तो पाइप सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट करेगा, तो इसके कारण से हम इसको भी डिजाइन करेंगे पीक आर्ली फ्लो के बेसिस पे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट की डिजाइन लाइफ कितनी पड़ी थी? 30 साल से 35 साल। तो इसकी भी डिजाइन लाइफ कितनी है? इसकी डिजाइन लाइफ भी सेम है, 30 साल से 35 साल ही हमको लेके चलना है, राइट। आगे अगर बात करते हैं तो पीक आर्ली फ्लो या मैक्सिमम डिजाइन फ्लो कितना होगा? हम लोग जनरली क्या लिखते थे मैक्सिमम आर्ली फ्लो या मैक्सिमम पीक फ्लो के लिए? पीक फैक्टर इनटू क्यू एवरेज। तो यहाँ पे आपको एक पीक फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे पिछले वाले में तो था कि हम पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड कर लेते थे 2 होगा, 2.5 होगा या 3 होगा, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.7 थी। आई होप याद आया होगा, अगर याद नहीं है तो एक बार आप नोट्स को जरूर देखो, उससे आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये बोलता है कि जो अपने पास में मैक्सिमम डिस्चार्ज आ रहा है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज को पीक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। पीक फैक्टर कैसे आएगा? तो पीक फैक्टर के लिए हमारे पास में जिस भी टाइप का सीवर होगा उसके हिसाब से आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, जिसके बेसिस पे हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम मूव करेंगे हाउस सीवर्स का पीक फैक्टर मिनिमम होगा और उसके बाद में लेटरल का उससे ज्यादा होगा, फिर ब्रांचेस का, मेंस का, और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा आपके पास में आउटफॉल्स का, राइट। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से इन सीवर्स को डिजाइन किया जाता है। तो सीवर्स के डिजाइन के लिए हमें सबसे पहले 3 हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर्स, क्योंकि अगर हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई तो फिर अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, राइट। तो जो टॉपिक है मेरे पास में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर। देखो वैसे तो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बुक्स में पढ़ोगे बहुत सारी हैं, मैं बोलता हूं 3 कर लो सफिशिएंट है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है तो ये हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव में तो अपना डायरेक्टली सिर्फ इसमें से यही पूछा जाता है, जेई लेवल पे सीधा हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक का रिलेशन आपको पहचानने आ सकता है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अगर हम थोड़ा सा हायर लेवल के एग्जाम्स में मूव करते हैं गेट ईएस में, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे फिर गेट के अंदर जैसे जनरली वर्चुअल कैलकुलेटर होता है तो कैलकुलेटर की अकॉर्डिंगली उसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका मेंस लेवल के क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं सीवर के डिजाइन से रिलेटेड, तो वो आपको देखना है यहाँ पे। तो मैंने माना कि हमारे पास में एक सर्कुलर सीवर है, जिस सर्कुलर सीवर का जो डायामीटर है, दिस डायामीटर इज कैपिटल डी। तो मैंने कैपिटल डी डायमीटर इसको ड्रॉ कर दिया। दिस पॉइंट इज सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट के बेसिस पे हमारे पास में ये जो डेप्थ एग्जिस्ट करती है, वेटेड डेप्थ या जो वाटर की जो डेप्थ है, ये वाटर की डेप्थ है अपने पास में स्मॉल डी, स्मॉल डी। कभी भी हम लोग सीवर को फुल लेंथ के लिए डिजाइन नहीं करते, फुल रनिंग फुल के लिए डिजाइन नहीं करते। मतलब मैं कभी भी सीवर को ऐसा नहीं लूंगा कि ये पूरा भरेगा और फिर ये मूव करेगा, नहीं। सीवर को हमेशा पार्शियल के लिए डिजाइन किया जाता है, और वो पार्शियल के लिए डिजाइन क्यों करते हैं उसके पीछे भी एक रीजन है। देखो जनरली वेस्ट वाटर है तो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ गैसेस भी एग्जिस्ट करेंगी, और जब नंबर ऑफ गैसेस अगर एग्जिस्ट करती हैं तो इनडायरेक्टली गैसेस के लिए थोड़ा बहुत स्पेस भी चाहिए यहाँ पे। अगर मैंने इसको बिल्कुल फुल के लिए डिजाइन कर दिया, बिल्कुल भरा हुआ डिजाइन कर दिया, तो फिर गैसेस के लिए, गैसेस को रिलीज होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, और इनडायरेक्टली लास्ट में जाके जैसे ही गैसेस में स्पेस नहीं मिलेगा, लास्ट में जाके इसमें बर्स्टिंग भी हो सकती है एक्सेस प्रेशर की वजह से। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमेशा इसे पार्शियल फ्लोइंग डेप्थ पे करना है। तो अभी फिलहाल मैंने स्मॉल डी डिस्टेंस मान लिया। स्मॉल डी जो हो गया ये हो गई वेटेड डेप्थ, एंड कैपिटल डी इज ओवरऑल डेप्थ। सेंटर पॉइंट के बेसिस पे ये जो आपके पास में डिस्टेंस बनेगा, इसको हम रेडियस लिख सकते हैं, दिस इज d/2, राइट। अब हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि मुझे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। पहली होगी प्रोपोर्शनेट डेप्थ। प्रोपोर्शनेट डेप्थ का मतलब है इस वेटेड डेप्थ को आपको कंप्लीट डेप्थ से डिवाइड करना है, दैट मींस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट पैरामीटर। प्रोपोर्शनेट पैरामीटर का मतलब है मुझे इस वेटेड पैरामीटर को पूरे पैरामीटर से डिवाइड करना है। और थर्ड है प्रोपोर्शनेट एरिया, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट एरिया के लिए भी
वेटेड एरिया को टोटल सर्कल के एरिया से आपको डिवाइड करके चलना है। इससे अपने पास में एक रिलेशन आ जाएगा, जिस रिलेशन को हम बढ़ा या घटा सकते हैं फिर, राइट। तो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दिस इज प्रोपोर्शनेट डेप्थ, दैट मींस रेशियो ऑफ स्मॉल डी टू कैपिटल डी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, आगे ध्यान दीजिए। तो इसके लिए मैंने सेंटर पॉइंट से जो एंगल है, ये एंगल को मान लिया। अब देखो बुक्स में दो तरीके से ये डिफाइन की जाती है। कुछ लोग इस पूरे वाले एंगल को अल्फा मान लेते हैं, कुछ लोग हाफ एंगल को अल्फा मानते हैं। ये वाला एंगल अल्फा और दिस इज आल्सो अल्फा। तो सेंटर पॉइंट से जो एंगल बन गया हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग एंगल क्या बन गया, 2 अल्फा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये स्मॉल डी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल डी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने से पहले एक बार इसकी नेमिंग कर देते हैं। पॉइंट ए यहां कहीं पे है नीचे, पॉइंट बी बिल्कुल इसके स्ट्रेट नीचे, पॉइंट सी, और ये बन गया अपने पास पॉइंट डी, राइट। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस स्मॉल डी। स्मॉल डी डिस्टेंस कितना हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस डीबी, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हम लोग ये सेंटर वाला जो डिस्टेंस है ओ बी डिस्टेंस, उसमें से अगर ये ओ डी डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बची हुई वैल्यू आ जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है, स्मॉल डी कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल डी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिखा डिस्टेंस ओ बी माइनस डिस्टेंस ओ डी, दिस डिस्टेंस ओ डी। अब डिस्टेंस ओ बी कितना है, दिस इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस होने के कारण से डिस्टेंस ओ बी को तो हम लोग लिख देंगे d/2, जो कि किसके इक्वल है, रेडियस के। अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ओ डी। तो देखो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए डी, तो इस ट्राइंगल ओ ए डी में जो मेरे पास में डिस्टेंस ओ डी है, देखो इधर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ओ ए डी, ये एंगल है अल्फा, ठीक है, दिस इज d/2। तो डिस्टेंस OD क्या आ सकता है, d/2 cos अल्फा, और डिस्टेंस AD क्या आ जाएगा, d/2 sin अल्फा। तो ट्राइंगल OAD के बेसिस पे हमारे पास में डिस्टेंस OD जो आएगा, ये OD होगा डिस्टेंस d/2 cos अल्फा, एंड डिस्टेंस AD विल बी इक्वल टू d/2 sin अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो स्मॉल d, दिस स्मॉल d will be equal to distance OB जो कि रेडियस के इक्वल है, तो d/2 माइनस OD की वैल्यू d/2 cos अल्फा। तो स्मॉल d will be equal to d/2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस cos अल्फा। तो मेरे पास में प्रोपोर्शनेट डेप्थ जो आ गई, प्रोपोर्शनेट डेप्थ की वैल्यू बनी स्मॉल d अपॉन कैपिटल D will be equal to half of 1 minus cos अल्फा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये बन गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, या फिर फर्स्ट हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक को मैंने नाम क्या दिया, प्रोपोर्शनेट डेप्थ, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, अगर मान लो आप गलती से इसको अल्फा/2 और अल्फा/2 लेते हो, तो यहाँ पे बस अल्फा की जगह पे अल्फा/2 आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। अब चलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सेकंड इज प्रोपोर्शनेट पैरामीटर। आई गेस ये वाली तो समझ में आ गई होगी। अब प्रोपोर्शनेट पैरामीटर के लिए मुझे चाहिए एक्चुअल में वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर किस पार्ट का, ए बी सी पार्ट का। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड इज वेटेड प्रोपोर्शनेट पैरामीटर। दैट मीन्स स्मॉल p अपॉन कैपिटल P। तो प्रोपोर्शनेट पैरामीटर के लिए हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस ए बी सी, कर्व डिस्टेंस ABC, ठीक। तो अब देखिए आर्क, अगर यहां से लिखना हो लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क ABC। अब जनरली आर्क की लेंथ क्या होती है, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। अब रेडियस कितना है हमारे सर्कल का, तो अब मेरे पास अगर मुझे इस लेंथ को कैलकुलेट करना हो, जो कि पैरामीटर बन जाएगा स्मॉल p,
तो इसकी वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं कि रेडियस जो है हमारे पास में, दिस रेडियस इज d/2। एंगल कितना है? एंगल इज 2 अल्फा। अब यहां पे ये जो एंगल है 2 अल्फा, ये है डिग्रीज में, ठीक है। मुझे इसको कैलकुलेट किस में करना है? रेडियंस में। तो रेडियंस में कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? π/180 डिग्री, π/180 डिग्री, ठीक। इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ये लिखा अल्फा अपॉन 180 डिग्री, या इनफैक्ट अल्फा अपॉन 360 डिग्रीज, ठीक है। अल्फा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू, एक काम कीजिए, छोड़िए इसे आप लिखिए अल्फा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 180 डिग्री इंटू पाई इंटू डी। अब देखो पूरे सर्कल का, अगर पूरे सर्कल के पैरामीटर की बात करते हैं तो वो क्या बनता है? 2πr, यही तो है। पाई डी, डी इज डायमीटर, तो ये क्या बन गया? पैरामीटर ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो जब ये सर्कल का पैरामीटर है तो इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल P से, पुट करें यहां पे, तो स्मॉल p अपॉन कैपिटल P विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 180 डिग्री। ये बन गया अपने पास में प्रोपोर्शनेट पैरामीटर। स्मॉल p अपॉन कैपिटल P विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 180 डिग्रीज, ठीक है। तो अब यहां पे अगर समझा जाए, आप इसको थोड़ा सा चेंज करके, बहुत सारी बुक्स में ये लिखा जाता है 2 अल्फा अपॉन 360 डिग्री। एक ही बात है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। 2 अल्फा अपॉन 360 डिग्री और अल्फा अपॉन 180 डिग्री। स्मॉल p जो हो गया, स्मॉल p हो गया पैरामीटर ऑफ दिस वेटेड पार्ट, एंड कैपिटल P इज पैरामीटर ऑफ कंप्लीट सर्कल, जो कि इक्वल टू पाई इंटू डी या फिर 2πr के बेसिस पे कंसिडर किया जा सकता है। ये जो बनी है आपके पास में, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हमने नाम दिया प्रोपोर्शनेट पैरामीटर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो रहेगा मेरे पास में, दैट विल बी प्रोपोर्शनेट एरिया। थर्ड वन इज प्रोपोर्शनेट एरिया। अब देखो प्रोपोर्शनेट एरिया का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट एरिया का मतलब है आपको इस वेटेड एरिया को, जो हमारे पास में एबीसी पार्ट था, जो हमने वेटेड फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में शो किया है, इस वेटेड एरिया को आपको पूरे एरिया से डिवाइड करके चलना है, तो आपके पास में वैल्यू आएगी। तो अब लिखते हैं स्मॉल a, एरिया ऑफ, सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया क्या आएगा? ए बी सी डी ए, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, जो कि हमने रिप्रेजेंट किससे किया? जो कि हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल a से। तो अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी? देखो इसके लिए हम लोग अगर ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, कौन सा पार्ट? ओ ए बी सी ओ, और इसमें से अगर हम लोग ओ ए सी, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो नीचे वाला पार्ट बचाएगा। दोबारा सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग एरिया कंसिडर कौन सा कर रहे हैं? हम लोग ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, ओ ए बी सी ओ। इस पूरे एरिया में से अगर हम लोग सिर्फ ये नीचे वाले ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, ओ ए सी ट्राइंगल, तो हमारे पास में ये वाला पार्ट आ जाएगा। यही अब हमें कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल a के लिए मैंने लिखा एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। तो ओ ए बी सी ओ एरिया की अगर बात की जाए, पहले वाले पार्ट के एरिया की, इस पार्ट के, तो देखो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं, हमें पता है पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या फिर π/4 डी स्क्वायर, और पूरे सर्कल का एंगल कितना बनता है? सेंटर पे पूरे सर्कल की अगर बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर 360 डिग्री एंगल पे पूरे सर्कल का एरिया आ रहा है π/4 डी स्क्वायर, तो 2 अल्फा एंगल पे कितना आएगा? यहां से तो आ सकता है ना। तो देखिए मैंने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट को ये बोलते हैं 360 डिग्री एंगल हैज एरिया ऑफ π/4 डी स्क्वायर। अब मेरे पास में एंगल 360 नहीं है, मेरे पास में एंगल कितना है? 2 अल्फा।
तो 2 अल्फा पे हमारे पास में बनेगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 अल्फा। ऐसा कुछ बन गया। ये किसका बना? ये बना सिर्फ पहले पार्ट का एरिया, दैट इज इक्वेशन 1। अब मुझे किसका चाहिए? अब मुझे चाहिए एरिया इस ट्राइंगल का। ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? AC। हाइट कितना है? OD। तो OD इंटू AC, राइट? हाफ OD। डिस्टेंस OD की अगर बात करें तो ये अभी कैलकुलेट किया था d/2 कोस अल्फा, पिछले वाले पार्ट में हमने यहां से OD की वैल्यू कैलकुलेट की d/2 कोस अल्फा, जब हमने पहले वाली प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। और AD डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज d/2 साइन अल्फा। अब डिस्टेंस अगर AD d/2 साइन अल्फा है तो सेम DC भी तो यही होगा। या फिर हम लोग ये लिख दें AC विल बी इक्वल टू डिस्टेंस AC इज AD का डबल ट्वाइस, जो किसके इक्वल आएगा? D इंटू साइन अल्फा। पुट करते हैं यहां पे, तो डिस्टेंस OD d/2 कोस अल्फा, डिस्टेंस AC D इंटू साइन अल्फा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ये लिख दूं d स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा। अब ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये होता है साइन 2 अल्फा बाय 2। एक्चुअल में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा तो है, तो इसी को मैं ये लिख दूं d स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा अपॉन 8। 4 ऑलरेडी, इसकी वजह से क्या आया? साइन 2 अल्फा अपॉन 2, तो 4 इंटू 2 बन गया अपने पास में 8। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं पहले वाली में, तो मेरे पास में यहां से वैल्यू बनेगी। पुट करते हैं यहां पे, तो देखो इसमें अब यहां से कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ OABCO, ये वाला पार्ट है पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 2 अल्फा अपॉन 360 डिग्री माइनस ट्राइंगल का एरिया d स्क्वायर बाय 8 इंटू साइन 2 अल्फा। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो जब पाई बाय 4 डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पे बन गया अल्फा अपॉन 360 डिग्री माइनस, देखो अब पाई कॉमन लेंगे, नो डाउट। देखो डी स्क्वायर बाय 4 तो कॉमन आ गया, लेकिन डी स्क्वायर बाय 4 कॉमन आएगा तो यहां पे बनेगा साइन 2 अल्फा अपॉन 2। बट देखो पाई नहीं था, बट स्टिल आपने पाई कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर में पाई आ गया, ये वाला पार्ट। नाउ पाई बाय 4 डी स्क्वायर, दिस इज कैपिटल A, और ये कैपिटल A जो है, ये कैपिटल A है टोटल एरिया ऑफ सर्कल या फिर सीवर। तो मेरे पास प्रोपोर्शनेट एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहां पे 2 अल्फा आएगा, दिस विल बी 2 अल्फा। तो इसी को आप चेंज करके ये भी लिख सकते हो, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 पाई। देखो यहाँ पे 2 अल्फा था ना, ठीक। तो हमारे पास में ये बन गया फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट एरिया का। 3 फॉर्मूले आ गए। पहला आया प्रोपोर्शनेट डेप्थ, ठीक है, प्रोपोर्शनेट डेप्थ के बाद प्रोपोर्शनेट पैरामीटर, और थर्ड हमारे पास में बना प्रोपोर्शनेट एरिया, ये वाला पार्ट। बस तीनों को यूज करके आपको डेप्थ की वैल्यू के बेसिस पे हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, एंगल के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट एरिया और प्रोपोर्शनेट पैरामीटर कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर सकते हैं आप, राइट। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। अब इसी में मान लो आपको बोल दें कि आपको कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शनेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो HMD हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैसे आता है?
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए हम लोग क्या लेते हैं, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, राइट। तो वेटेड एरिया यहां से आ सकता है, वेटेड पैरामीटर वहां से आ सकता है, तो दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास में यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अगर कैलकुलेट करने बोल दे, मान लो मुझे बोला गया यू हैव टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट HMD हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फोर्थ पार्ट, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कैलकुलेट करना है। अब मुझे पता है स्मॉल r क्या होता है, स्मॉल r मतलब r की वैल्यू क्या होती है, एरिया अपॉन पेरीमीटर, राइट। मैं काम ये कर लूं, मेरे को पता है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 पाई, राइट। मुझे पता है स्मॉल p अपॉन कैपिटल P, दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 180 डिग्री, यही तो था। ठीक, दोनों को डिवाइड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट सेकेंड हम बना चुके थे, देन दिस विल बी थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपके पास में अवेलेबल है, तो इक्वेशन थर्ड को अगर इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड किया जाए तो स्मॉल a अपॉन कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल p अपॉन कैपिटल P, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 पाई अपॉन अल्फा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग ये लिख सकते हैं, सिर्फ इतने ही पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो सिर्फ इतने ही पार्ट को मैंने रीअरेंज करके लिखा a अपॉन स्मॉल p विल बी इक्वल टू कैपिटल P अपॉन A, ऐसा अरेंजमेंट। अब ये क्या बन गया, स्मॉल a अपॉन स्मॉल p, स्मॉल r, कैपिटल A अपॉन कैपिटल P क्या बना, कैपिटल R, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, दिस विल बी इक्वल टू ये पूरी रेशो अल्फा अपॉन 180 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन 180 डिग्री, दिस इज प्रोपोर्शनेट HMD हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो देखो बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं है, तीनों अगर याद हैं, प्रोपोर्शनेट डेप्थ याद हो गई, प्रोपोर्शनेट पैरामीटर याद हो जाए और प्रोपोर्शनेट एरिया याद हो जाए, तो हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट HMD। सेम ऐसे ही प्रोपोर्शनेट डिस्चार्ज कैलकुलेट करना हो तो मैनिंग्स फॉर्मूला लगा दो, मैनिंग्स फॉर्मूला के बेसिस पे। अब देखो मैनिंग्स फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन n r रेज टू पावर, डिस्चार्ज है तो a r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर हाफ, राइट। अगर स्मॉल है वेटेड तो ये आ जाएगा पार्ट, ऐसे ही कैपिटल Q में क्या आएगा, 1 अपॉन n कैपिटल A कैपिटल R रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर हाफ। इनको डिवाइड करोगे तो ये टर्म्स तो कैंसिल, इन दोनों की रेशियोज कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बस इसी तरीके से अपना ध्यान देना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप इससे रिलेटेड सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आप कर लेंगे। बाकी अब क्वेश्चंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड कैसे बनते हैं, तो वो अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 कि हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में देखने आ सकता है, राइट। जिसमें एंगल दिया जाएगा, डिस्चार्ज दिया जाएगा और आपको आंसर को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, डिजाइन इज सर्कुलर सीवर टू कैरी डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 0.4 क्यूमैक्स। The bed slope of sewer is 1 in 5000 and the Manning's coefficient is 0.018. Manning's coefficient आपको 0.018 दिया है, right? Assume the proportionate depth to be 0.5. ये बोलता है प्रोपोर्शनेट डेप्थ आपके पास में 0.5 है, मैनिंग्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.18 है, बेड स्लोप आपको दिया है, डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू दी है, यू नीड टू डिजाइन द सर्कुलर सीवर। ध्यान रखिएगा जब भी डिजाइन होगा तो हमारे पास हमें कैलकुलेट करने आता है कैपिटल D, दैट मींस डायमीटर ऑफ सर्कुलर सीवर यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एंगल अल्फा, क्योंकि देखो मैनिंग्स फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, मैनिंग्स फॉर्मूला में 1 अपॉन n a r raised to power 2/3 s raised to power half। अब डिस्चार्ज इसने दे दिया, ठीक, डिस्चार्ज के बेसिस पे मैनिंग्स कोएफिशिएंट गिवन है, बेड स्लोप मेरे पास में गिवन है, लेकिन मुझे a और r गिवन नहीं है। r कैसे आ सकता है,
R इज एरिया अपॉन पैरामीटर। तो इसका मतलब आपको वेटेड एरिया और वेटेड पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों की ही कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे अल्फा एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल एंड देन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब एंगल की कैलकुलेशंस के लिए मुझे दिया प्रोपोर्शनेट डेप्थ 0.5, दैट मींस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ 1 माइनस कोस अल्फा, और ये वैल्यू मुझे कितनी दी है 0.5, हाफ ऑफ 1 माइनस कोस अल्फा। तो इसको कैंसिल किया जब हमने तो ये बन गया 1 इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा। तो कोस अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई 0, और अल्फा की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्रीज एंगल। तो इसका मतलब सेंटर पे अब एंगल कितना बनेगा, सेंटर पे एंगल बनेगा 180 डिग्रीज। देखो सीधी सी बात है, अगर हाफ डेप्थ 0.5 है तो डेफिनेटली यहां तक फिल होगा सेंटर पॉइंट तक, और ये वाला एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, 0.5 है तो सीधा मुझे पता लग गया, बट हर केस में ऐसा थोड़ी होगा। अब मान लो प्रोपोर्शनल डेप्थ को यहां तो अपने को 0.5 दे दिया, 0.6 दे दे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 0.4 दे दे तो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेनली अपना जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा, जिसमें हम अल्फा की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर proportionate parameter. Proportionate parameter is small p upon capital P is equal to alpha upon 180 degree. Now what is alpha? 90. कैलकुलेट किया तो 90 अपॉन 180, तो मेरे पास स्मॉल p की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल P by 2, एंड कैपिटल P इज पाई इंटू d, तो पाई d by 2, दिस इज स्मॉल p। अब चाहिए स्मॉल a, एरिया। तो स्मॉल a के लिए प्रोपोर्शनेट एरिया का फॉर्मूला लेते हैं, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 180 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 पाई। अब स्मॉल a एज इट इज, कैपिटल A भी एज इट इज, अल्फा 90 माइनस 180, 90 अपॉन 180 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 90, इसका मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज 0, ये 0 होता है। तो डेफिनेटली अगर ये 0 होगा तो ये पीछे वाली टर्म तो 0 हो गई, और यहां से बन गया हाफ। तो स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल A by 2, तो पाई बाय 8 डी स्क्वायर, कैपिटल A इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, हाफ यहाँ पे है तो क्या बन गया पाई बाय 8 डी स्क्वायर। आ गया अपने पास में स्मॉल a आ गया, स्मॉल p आ गया। अब चाहिए पैरामीटर, तो स्मॉल a अपॉन p पाई बाय 8 डी स्क्वायर अपॉन पाई बाय 2 इंटू डी, तो यहां से बन गया अपने पास में d बाय 4। अब चलते हैं डिस्चार्ज पे। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला 1 अपॉन n a r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर हाफ। तो डिस्चार्ज 0.18, सॉरी डिस्चार्ज 0.4 गिवन है, कैपिटल n की वैल्यू 0.018, तो 0.018। एरिया, स्मॉल a इज एरिया, जिसकी वैल्यू कैसे आएगी पाई बाय 8 डी स्क्वायर से, स्मॉल r d by 4 रेज टू पावर 2/3, एंड बेड स्लोप 1 in 5000, तो 1 in 5000, 1 अपॉन 5000 इधर लिख रहा हूं नीचे, 1 अपॉन 5000 रेज टू पावर हाफ। अब देखो इस पूरे को सॉल्व करके आपको d की वैल्यू को कैलकुलेट करना, बाकी तो सारे के सारे वैल्यूज गिवन है, d तो अननोन है, तो यहां से आपको कैलकुलेटर की हेल्प से d कैलकुलेट करना है। तो आई गेस d की वैल्यू 1.2 मीटर के आसपास आएगी, बट स्टिल फिर भी आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा इसे। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है, तो बस मेनली आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसमें एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। देखो करना क्या था इसके अंदर, जब भी सीवर के डिजाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो सीवर के डिजाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल में सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट कीजिए। अल्फा के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट पैरामीटर, सॉरी वेटेड पैरामीटर, वेटेड एरिया एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। जो वेटेड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ था उसको कंसीडर करो स्मॉल r, फॉर्मूले में पुट करोगे मैनिक्स फॉर्मूले में, यहां से आ जाएगा हमारे पास में डायमीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करने की कोशिश करते हैं।
देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, डिजाइन ए सर्कुलर सीवर जिसमें डिजाइन डिस्चार्ज को कर देते हैं लेट अस सपोज 0.1 क्यूमेक, राइट। एक अप्रोक्सीमेटली मैं लेके चल रहा हूं, कोई डिफाइंड डेटा नहीं है। द बेड स्लोप ऑफ सीवर इज 1 in 625 एंड मैनिक्स कोएफिशिएंट इज 0.018 और अब की बार प्रोपोर्शनेट डेप्थ को 0.5 की बजाय ले लेते हैं, लेट अस सपोज 0.75, ठीक है। 0.75 मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया अपने प्रोपोर्शनेट डेप्थ को। नाउ अब हमें चाहिए सबसे पहले एंगल अल्फा। अब ऑब्वियसली डिस्चार्ज गिवन है, मेथड हमारे पास में वही रहने वाला है, तो अल्फा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D क्या होता है, हाफ ऑफ 1 माइनस कोस अल्फा। तो D की वैल्यू मतलब रेशो अपने पास में 0.75 हाफ ऑफ 1 माइनस कोस अल्फा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, दिस इज 1.5, तो यहां से कोस अल्फा की वैल्यू मेरे पास आएगी -0.5। अब देखो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, आंसर गलत। नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्री के बेसिस पे, राइट। अब कुछ लोग अल्फा कैलकुलेट करने के टाइम पे ना नेगेटिव साइन कंसिडर ही नहीं करते, आंसर गलत, ठीक है। अल्फा को कैलकुलेट करते हुए चाहे वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, सिंबल जरूर आपको कंसिडर करके चलना है, जरूर, ऑलवेज। तो यहां से अल्फा की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे देन दिस अल्फा विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो अल्फा अगर 120 डिग्री है तो 2 अल्फा कितना आ जाएगा, 240 डिग्रीज। देखो अगर अपने इसे डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसने बोला 0.75, तो 0.75 का मतलब सेंटर पॉइंट से ऊपर आएगा, तो सेंटर पॉइंट से जब ऊपर आएगा तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ऑब्वियसली 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये कितना टोटल 2 अल्फा एंगल कितना बन रहा है, 240 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब देखो अल्फा आ गया मेरे पास में, आगे तो बिल्कुल सेम है जैसे पहले किया था, कोई चेंजेस एग्जिस्ट नहीं करते। स्मॉल p अपॉन कैपिटल P विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 180 डिग्री, राइट। स्मॉल p एज इट इज छोड़ दो, कैपिटल P अपने पास में पाई d, अल्फा की वैल्यू 120 अपॉन 180 डिग्री, तो मतलब स्मॉल p कितना आ गया, लगभग 2/3 टाइम्स पाई d, ठीक। अब चलते हैं आगे एरिया वाले पार्ट की तरफ। तो स्मॉल a अपॉन कैपिटल A दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 पाई। तो यहां से π/4 d स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 120 अपॉन 180 माइनस साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 इंटू 120 अपॉन 2 पाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास में स्मॉल a, और जब आपको वैल्यूज पुट करनी है आपने मैनिक्स कोएफिशिएंट में, मैनिक्स फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास में डायरेक्ट सेम उसी तरीके से आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको बस यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट समझाना था कि अल्फा की वैल्यू आपको, मान लो अगर कोस अल्फा अपना नेगेटिव भी आ रहा है तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको उसको कंसिडर करके अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करके चलना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं एक लेवल आगे। देखो ये तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, सर्कुलर सीवर्स। आगे लास्ट पॉइंट है मेरे पास में इसी से रिलेटेड, एग शेप्ड सीवर्स। एग शेप्ड सीवर्स, देखो सर्कुलर सीवर में, इनफैक्ट सर्कुलर सीवर से पहले जब हमने वेस्ट वाटर की हमारी फर्स्ट क्लास स्टडी की थी तो मैंने आपको बताया था वहां पे 2 टाइप के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, पार्शियल सिस्टम और कंबाइंड सिस्टम। मतलब एक पार्शियल था, एक कंबाइंड था और एक सेपरेट सिस्टम था। अब क्वेश्चन ये बोलता है यहाँ पे कि हमें सेपरेट सिस्टम कब प्रोवाइड करना चाहिए और कंबाइंड सिस्टम कब प्रोवाइड करना चाहिए, इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ये बोलता है कि अगर अपना सर्कुलर सीवर है, सर्कुलर सीवर इफेक्टिव होता है जब इसकी रनिंग डेप्थ जो है हाफ से अबव होती है। सर्कुलर सीवर इज इफेक्टिव व्हेन इट्स प्रोपोर्शनेट डेप्थ इज
ग्रेटर देन 50%, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, 50% से ज्यादा जब होगी ना इसकी प्रोपोर्शनेट डेप्थ, तो इसका वेटेड पैरामीटर जो है वो ज्यादा बनता है, और जिसके कारण से इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी मैक्सिमम। अगर मैं इसी को कम कर दूं, अगर मैं इसके प्रोपोर्शनल डेप्थ को 50% से कम कर दूं, तो इसका वेटेड पैरामीटर के बेसिस पे इसके प्रोपोर्शनेट पैरामीटर और प्रोपोर्शनेट एरिया की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो हमारा मटेरियल है इसमें स्काउरिंग के चांसेस होंगे। पानी हाई स्पीड से आएगा तो ये इरोड करने की कोशिश करेगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर सीवर्स को प्रोवाइड करते हैं जब प्रोपोर्शनेट डेप्थ 50% से ज्यादा होगी, और इसी कारण से हम लोग सर्कुलर सीवर्स को यूज करते हैं कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में। अब कंबाइंड में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कंबाइंड में उल्टा बोल दिया मैंने, सर्कुलर सीवर्स को हम लोग यूज करते हैं सेपरेट सिस्टम्स में। सेपरेट में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो वेस्ट वाटर के लिए अलग, जो रेसिडेंशियल जो डोमेस्टिक सीवेज होगा वो अलग पाइप से फॉलो करेगा, स्टॉर्म सीवेज अलग से फॉलो करेगा, वेरिएशन के चांसेस नहीं है ना। अगर मैं कंबाइंड के लिए इसको डिजाइन कर दूं बहुत हाई डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, तो अब क्या होगा, स्टॉर्म तो अपने इंडिया के अंदर अगर बात की जाए बारिश तो लिमिटेड है, 1 या 2 महीने ही आती है, बाकी सारे टाइम में डिस्चार्ज की वैल्यू कम होगी और वो प्रोपोर्शनल डेप्थ जो है वो 50% से कम हो जाएगी, और फिर हमारा जो सीवर है वो इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग सर्कुलर सीवर की लिमिटेशन से शुरुआत करते हैं। मैंने बताया सर्कुलर सीवर्स are efficient only when proportionate depth is greater than 0.5। जब प्रोपोर्शनल डेप्थ 50% से ज्यादा होगी, 0.5 से ज्यादा होगी, तो ही ये एफिशिएंट है, अदरवाइज इनकी एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो, मतलब बहुत कम हो जाएगी, नॉट जीरो, बहुत कम हो जाएगी, राइट। दूसरा पॉइंट, सर्कुलर सीवर्स आर यूज्ड फॉर सेपरेट सीवेज सिस्टम, used for separate sewage system, ठीक। तो अब कंबाइंड के लिए और पार्शियल के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं एग शेप्ड सीवर्स को। एग शेप्ड सीवर्स आर यूज्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम, अब कैसे किए जाते हैं एग शेप्ड सीवर्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 सर्कुलर सीवर्स को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक ये सर्कुलर सीवर था जिसका डायमीटर है कैपिटल डी, फिर उसके नीचे एक और सर्कुलर सीवर कंसिडर किया जिसका डायमीटर होगा ऊपर वाले के हाफ। अगर इसका डायमीटर कैपिटल डी है तो इसका सेंटर वाले पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का डायमीटर कितना हो जाएगा, d/2, ठीक है। तो अब इसके लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट आया तो मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दिया, ये बन गया। तो अब मेरे पास में टोटल हाइट कितनी बनेगी, ये टोटल हाइट बनेगी 1.5 d, और मैं इसको d की बजाय लिखूंगा d डैश, 1.5 d डैश। अब देखो ये एफिशिएंट क्यों है कंबाइंड सिस्टम में, पहले इसके बारे में बात करता हूं। देखो जब कंबाइंड सिस्टम में, जब अपने पास में स्टॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा कंबाइंड में, तो डोमेस्टिक सीवेज होगा, तो ये छोटे वाले सर्कल को फुलफिल कर लेगा। मान लो पानी इतना है या इससे अबव है तो छोटे वाले सर्कल से एफिशिएंसी ज्यादा हो गई। लेकिन अगर अपने पास में कंबाइंड सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो तो उस केस में तो डेफिनेटली ऊपर होगा ही होगा, तो जिसके कारण से इसकी एफिशिएंसी जो है वो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है इन केस ऑफ कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है ये डी डैश की वैल्यू कितनी होगी, डी डैश इज 0.84 टाइम्स कैपिटल डी एंड डी इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर सीवर। मतलब सर्कुलर सीवर का जितना डायमीटर होता है उसका 84% हम लोग डी डैश कंसिडर करते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट का डायमीटर डी डैश, नीचे वाले पार्ट का डायमीटर डी डैश बाय 2, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके इस शेप में हम लोग हमारे एग शेप्ड सीवर को डिजाइन कर सकते हैं, राइट।
ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर पार्ट को कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि आपको एक्स शेप सीवर डिजाइन करना, तो उसको बिल्कुल वैसे ही डिजाइन करो जैसे सर्कुलर शेप सीवर को हमने पहले डिजाइन किया। सर्कुलर को कैसे किया था? सिंपल, अपना जो हम अल्फा कैलकुलेट कर रहे थे, अल्फा के बाद प्रोपोर्शनेट पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे थे, प्रोपोर्शनेट एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, फिर डायमीटर कैलकुलेट कर रहे थे। तो डायमीटर आ गया, उस डायमीटर का 0.84% डी डैश, और लास्ट में ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, आपके पास में आ गया एक्स शेप्ड सीवर। राइट तो ये था हमारे पास में कि हम लोग हमारे सीवर्स को किस तरीके से डिजाइन करके चलते हैं, चाहे हमारा एक्स शेप सीवर हो चाहे हमारा सर्कुलर सीवर हो। आज की क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फिलहाल इसके बारे में। अब ये तो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद में थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जेईई लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट उसके रिलेटेड फॉर्मूला है, कुछ एक परमिसिबल वैल्यूज हैं वो पूछी जा सकती हैं, तो वो बात करेंगे। और साथ में मैन होल्स की स्पेसिफिकेशंस स्टडी करेंगे। राइट और हो सका तो हम लोग डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट को भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर्स जो हम लोग टॉपिक समझते हैं। राइट टिल देन, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आपने अगर अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। राइट और इसी के साथ में जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। जिस भी पॉइंट पे जो भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी बुक की, आप कोई भी बुक को रेफर कर सकते हैं, आपके एईजी लेवल तक के हर टाइप के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। राइट गेट और ईएस के लिए एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा वास्ट है ये, उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। राइट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो क्वेश्चंस नहीं लगाए, आप वो भी लगाइए, उनसे रिलेटेड भी कोई जो भी डाउट आता है तो I'm available to you, ठीक है, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके सभी के सभी डाउट्स को सॉर्ट आउट करा सकता हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। थैंक यू।